नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। अमीर जादों से दिल्ली के मिलना था मकदूर कि हम फ़कीर हुए हैं इन्हीं की दौलत से। मीर तकी मीर अपने इस शेर में फरमाते हैं कि दिल्ली के अमीर जादों की संगति से बचो क्योंकि हम उन्हीं के दौलत से गरीब हुए हैं। दोस्तों, आज अनिल अंबानी की स्थिति पर यह शेर बिल्कुल फिट बैठता है। हम सब अनिल अंबानी को आज मुकेश अंबानी के भाई के तौर पर जानते होंगे, लेकिन एक दौर था जब कभी अनिल अंबानी खुद दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार थे। अनिल अंबानी अपने भाई मुकेश से भी बड़ा ब्रांड थे। चमक दमक वाली दुनिया में अनिल का नाम ही काफी था, जलवा था। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत बदलते देर नहीं लगती, और बाजार में मोबाइल प्लान बदलते देर नहीं लगती। उनके सभी दांव एक एक करके उल्टे पड़ते चले गए और वो अमीरी की रेस में बहुत पीछे छूट गए। एक टाइम था जब मोदी जी खुद अनिल अंबानी का हाथ पकड़कर रफाल डील कराने फ्रांस ले गए थे। लेकिन कहते हैं कि एक नेता और एक व्यापारी कभी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, धंधे का मामला हो सकता है। आज वही मोदी जी की आज्ञाकारी एजेंसियां अनिल अंबानी के पीछे पड़ी हुई हैं। कभी ईडी का छापा पड़ता है, कभी सीबीआई का, लेकिन अनिल की मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आता है। तो आखिर अनिल अंबानी ने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि मोदी जी हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गए? क्या वाकई में अनिल ने इतने गुनाह कर डाले हैं कि अब उन पर पर्दा नहीं डाला जा सकता? क्या इसके पीछे मोदी जी के किसी करीबी का, किसी मित्र का हाथ है? क्या अनिल को किसी डील से रोका जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अनिल के भाई मुकेश अंबानी, जो प्रधानमंत्री जी के इतने करीब हैं, वो भी अपने छोटे भाई को बचाने के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देंगे आज के इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। सीबीआई शनिवार सुबह आरकॉम के निदेशक अनिल अंबानी के मुंबई स्थित आवास और आरकॉम से जुड़े कई परिसर पर बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में छापामारी करती है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार बताया जाता है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें उन पर बैंक धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप लगाया गया है, जिससे भारतीय स्टेट बैंक को 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सीबीआई अनिल अंबानी के कफ परेड स्थित आवास सी विंड पर छापेमारी करती है। सीबीआई की तरफ से बताया जाता है कि अंबानी और आरकॉम पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के कथित अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया है। जिसके बाद अनिल अंबानी की तरफ से बयान सामने आता है। अंबानी के एक प्रवक्ता बताते हैं कि स्टेट बैंक द्वारा दर्ज की गई शिकायत 10 साल से भी ज्यादा पुराने मामलों से संबंधित है। तो भैया कि अगर 10 साल पहले फ्रॉड हुआ है, अब पता चला है, तो क्या जांच शिकायत नहीं होगी? ये उस समय का मामला है जब अंबानी कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे और कंपनी के दिल्ली मैनेजमेंट में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। होशियार लोग ऐसे ही होते हैं। बयान में आगे कहा गया है कि एसबीआई पहले ही ये 5 और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई वापस ले चुका है और अब अनिल अंबानी को चुनिंदा रूप से निशाना बनाया गया है। बयान में आगे कहा गया है कि रिलायंस कम्युनिकेशन का प्रबंधन वर्तमान में एसबीआई के लीडरशिप के तहत लेनदारों को समिति द्वारा किया जाता है और यह मामला 6 साल से एनसीएलटी और अन्य न्यायिक मंचों पर पेंडिंग है। मतलब गौर करने वाली बात यह है कि मामला काफी पुराना है और अनिल अंबानी को मुख्य रूप से निशाना बनाया जा रहा है। ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये छापेमारी ऐसे टाइम पर होती है जब ईडी ने इस महीने की शुरुआत में ही 17,000 करोड़ के कई बैंक ऋण धोखाधड़ी मामलों की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में अनिल अंबानी से लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की थी। इस संबंध में 1 अगस्त को उद्योगपति अंबानी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। इसका मतलब यह है कि अब अंबानी बिना अदालत की अनुमति के भारत छोड़कर नहीं जा सकते। तो इसका क्या मतलब समझा जाए? क्या विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी के बाद अब अगला नंबर अनिल अंबानी का है? जिस भारत के लिए सैन्य सेना के लिए वो डील करते थे, वो आखिर देश छोड़कर क्यों भागना चाहते हैं?
मोदी सरकार अनिल अंबानी के पीछे ईडी सीबीआई क्यों लगाकर बैठी हुई है, क्यों पीछे पड़ी है? एसबीआई का यह मामला चल ही रहा था कि बैंक ऑफ इंडिया ने भी अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन के लोन खाते को फ्रॉड घोषित कर दिया। बैंक ऑफ इंडिया की फाइलिंग में बताया गया है कि हमसे लिए गए फंड का गलत इस्तेमाल किया गया। इसमें कंपनी के पूर्व निदेशक अनिल अंबानी का नाम भी शामिल है। मतलब चारों तरफ से अनिल अंबानी की फील्डिंग सेट हो गई। एक बार सफलता मिल जाए तो अगली सफलता और आसानी से मिल जाती है। साल 2004 में बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में अनिल अंबानी ने यह बात कही थी। बेशक तब वह उस रिलायंस इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे थे जिसकी नींव उनके पिता धीरू भाई अंबानी ने रखी थी और उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी का साथ उन्हें हासिल था। लेकिन अगले कुछ महीनों में घटनाक्रम तेजी से बदला और दोनों भाई परिवार के बिजनेस के दो हिस्सों में बंटने बांटने तक जा पहुंचे। अनिल को वो मिला जो वो चाहते थे या जो उनके व्यक्तित्व में झलकता था, टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज और एनर्जी। नए दौर के नए कारोबार में हालांकि रिलायंस समूह का मुख्य कारोबार पेट्रोकेमिकल था, लेकिन तब आत्मविश्वास से लवरेज और दौड़ने के शौकीन अनिल को नए जमाने के इन कारोबार में तरक्की की अधिक संभावनाएं दिखी। 2008 में फोर्ब्स मैगजीन के एक सर्वे में अनिल अंबानी 42 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के छठे सबसे अमीर शख्स थे। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी की वॉटन से एमबीए अनिल अंबानी ने पावर की कंपनी तो बना ली, लेकिन बड़े भाई मुकेश अंबानी के साथ उनके झगड़े खत्म नहीं हुए और ये झगड़े इस कारोबार के आड़े आ गए। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दोनों भाई परिवार के समझौतों को नए सिरे से तय करें। इसके बाद से अनिल अंबानी के दांव उल्टे पड़ने लगे। अनिल ऐसे प्रोजेक्ट्स में कूद पड़ते थे जिनमें हजारों करोड़ रुपए की जरूरत होती थी। वो विदेशों में कंपनियों की खरीद और अपने साम्राज्य के विस्तार पर खुलकर सर्च कर रहे थे, खुलकर पैसा फूक रहे थे, सर्च कर रहे थे, तलाश कर रहे थे नए नए प्रोजेक्ट्स की, लेकिन वो हर जगह असफल रहे। भारत में 4G और बाद में 5G सेवाएं तो लॉन्च हुई तो आरकॉम बुरी तरह पिछड़ने लगा। हालात ये हो गए कि कंपनी ने टेलीकॉम के धंधे से हाथ झाड़ने में ही भलाई समझी और यहां से मुकेश अंबानी का जियो चल पड़ा। अनिल के दिन बुरे चल रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उनको फायदा पहुंचाना चाहते थे। मोदी की यह राजनीति भी किसी को समझ नहीं आई। रफाल को बनाने वाली कंपनी डरसो एविएशन ने साल 2017 में अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाली रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड को अपना ऑफसेट साझेदार बनाया। सोचिए, देश की सुरक्षा ऐसे हाथों में सौंपी गई जो फ्रॉडिया था, दिवालिया था। अनिल का इरादा डिफेंस सेक्टर से फायदा कमाने का था, लेकिन यहां भी विवादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। राहुल गांधी ने अनिल अंबानी पर रफाल लड़ाकू विमान ऑफसेट सौदे में अनुचित लाभ उठाने का आरोप लगाया। लेकिन अनिल अंबानी के इतने प्रिय होने के बावजूद मोदी जी क्यों अनिल अंबानी के पीछे पड़ गए? क्या कोई सरकार में अनिल अंबानी से नाराज है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल है? क्या आखिर रणनीति है या कुछ ऐसे राज हैं जो मोदी जी नहीं चाहते कि अनिल अंबानी की जबान से बाहर आए? जवाब किसी बात का किसी के पास नहीं है, लेकिन विश्लेषक इसको अपनी अपनी तरह से समझाते हैं। कुछ विश्लेषक ये मानते हैं कि मोदी अनिल को इसलिए डुबाना चाहते हैं क्योंकि अनिल अंबानी हमेशा से कांग्रेस पार्टी की कमजोर नब्ज रहे हैं। इसलिए जब मोदी जी के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो वो अनिल अंबानी का गला पकड़ने लगते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस को इशारा देते हैं कि आपकी भी कुछ पहले हमारे पास है। वहीं कुछ विश्लेषक ये भी मानते हैं कि शायद इसका कनेक्शन मोदी के सबसे प्रिय दोस्त अडानी से है। अडानी आज देश के हर सेक्टर में है, डिफेंस सेक्टर में है और उसके बाद वो इस सेक्टर के अकेले बादशाह बनना चाहते हैं, जबकि अनिल पहले से ही रफाल जैसी बड़ी बड़ी डील कर चुके हैं। शायद यही कारण है कि अनिल अंबानी के गले में ईडी सीबीआई का फंदा लटक रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये बातें पुरानी हो चुकी, अब अनिल अंबानी के पास कुछ बचा नहीं जिससे वो किसी भी धंधे में आ सके। लेकिन कारण क्या है, इसके अलग जाकर राजनीतिक विश्लेषक कुछ और बात बताते हैं। वो बात बताते हैं कि अमेरिका इस समय भारत से बहुत चिढ़ा हुआ है। मोदी जी के जो नीतियां हैं उनसे अमेरिका नाराज है और मुकेश अंबानी के ट्रंप से रिश्ते बहुत अच्छे होते चले जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि मुकेश अंबानी ट्रंप की कुछ मीटिंग्स में गए और ये बात मोदी जी को नाक बार गुजरी। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि दोनों भाइयों के बीच एक बैठक हुई और उसमें कुछ बड़ी बड़ी डील की बातें हुई।
और इसके साथ ही ये बात भी सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बनी है कि मुकेश अंबानी चाहते हैं कि मोदी सरकार की विदाई हो जाए और इसके लिए 140 सांसदों से उन्होंने संपर्क किया या उनके दूतों ने संपर्क किया। हालांकि इस बात का कोई पुष्ट आधार नहीं मिलता और जाहिर है कि मुकेश अंबानी की कंपनी ऐसी सभी बातों का खंडन करेगी। लेकिन कुछ तो है, जो इंसान जो प्रधानमंत्री अनिल अंबानी को राफेल तक पहुंचा सकता है, वो आखिर अब क्यों उनके पीछे पड़ा हुआ है। ये एक ऐसा घटनाक्रम है, ये एक ऐसी बात है जो पूरे देश में चर्चा का विषय है। मामला कुछ भी हो, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि मोदी सरकार का कोई राज ऐसा है जो अनिल अंबानी के पास है, जिस राज को सामने ना आने के लिए अनिल अंबानी पर लगातार फंदा कसता चला जा रहा है। क्या सरकार की इस विदाई का इससे कोई मतलब है? क्या 17 सितंबर की तारीख का इससे कोई मतलब है? 17 सितंबर वही तारीख है जब लोग कहते हैं कि मोदी जी को रिटायर होना पड़ेगा। इस पूरे मामले पर आपकी राय जानना भी जरूरी है। मुझे बताइएगा कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा, प्यार बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।